Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First topic is about NGT, National Green Tribunals, and most of its rulings are in favor of developers. एनजीटी के बारे में पहले समझेंगे एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड एजुडिकेटरी बॉडी है जो इन्वायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। एक ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल्स कानून की मदद से बनाए जाते हैं एंड एनजीटी हैज बीन क्रिएटेड एज पर एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। जैसा कि मैंने आपको कहा, एनजीटी का लक्ष्य है एक्सपीडिशियस इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस विद इन 6 months। तो एनजीटी से एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी से जल्दी वो केस को रिजॉल्व करे, क्योंकि देखिए एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं ज़्यादातर उसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का मामला होता है। कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाना है, कोई रियल एस्टेट बिल्डिंग बनाई जानी है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जाना है और उसमें कुछ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं। अगर ऐसे मामलों को कोर्ट में ले गया तो फिर वहाँ पे अनड्यू डिले होता है। कोर्ट में तो तमाम तरह के मामले होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कोर्ट में अनड्यू डिले होगा। इंडियन जुडिशरी इज फेसिंग तारीख पे तारीख प्रॉब्लम, ये तो आप जानते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था 2018 ने। तो कोर्ट में जब अनड्यू डिले होगा तो फिर जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये सब डिले होंगे और उसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो इकोनॉमी सफ़र ना करे बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व हो जाए, इसके लिए अलग से ही एडजुडिकेटरी बॉडी बना दी गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसको काम दिया गया है कि 6 months के अंदर आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, आप फैसला लें। एनजीटी की अगर हम बात करें तो उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं हु इज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एनजीटी में जुडिशियल मेंबर्स होते हैं कुछ, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट साइंस। 10 से 20 तक जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं और 10 से 20 तक की संख्या एक्सपर्ट मेंबर्स की भी हो सकती है। लेकिन इस कानून में साफ साफ लिखा है कि नंबर ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर्स। एनजीटी की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनजीटी की 5 प्लेसेज ऑफ सिटिंग हैं, जिसमें से न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस। उसके अलावा उसके 4 अलग अलग सिटिंग भी हैं या ऑफिसेज भी हैं, भोपाल में, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। एनजीटी के ज्यूरिडिक्शन की बात करें, अगर एनजीटी कहाँ कहाँ उसके पावर्स एप्लीकेबल हैं, तो एनजीटी के ज्यूरिडिक्शन को 3 एरियाज में डिवाइड किया सकता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब जहाँ पे सीधा मामला एनजीटी में ले जाया जा सकता है, उसको कहा जाता है एनजीटी का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड सिविल मैटर्स हैं वो सब एनजीटी के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रोड बनाई जानी है, उसमें कुछ पेड़ काटे जाने हैं, तो अब ये एक एनवायरमेंट रिलेटेड सिविल मामला है, ये डिस्प्यूट जो है वो सीधा सीधा एनजीटी में ले जाया जा सकता है। तो सिविल मैटर्स लिए जाते हैं एनजीटी में विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, ना कि क्रिमिनल मैटर्स। उसके अलावा एनजीटी का कुछ एपिलेट ज्यूरिडिक्शन भी है। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन में 7 कानून मेंशन किए हुए हैं, इनको आपको ध्यान से याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये जो 7 इन्वायरमेंटल लॉज हैं, जैसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये जो 7 कानून हैं एनवायरमेंट रिलेटेड, इन कानून के बेसिस पे अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई डायरेक्शन देती है टू एनी डेवलपर, प्रोजेक्ट डेवलपर या कंपनी, और वो कंपनी को लगता है कि ये डायरेक्शन
जो गवर्नमेंट अथॉरिटी का है वो अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है, इट इज नॉट इन लाइन विद द लॉ, लॉ से आगे जाकर के रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को ब्रीच किया जा रहा है, कानून में जो बातें नहीं हैं उनको भी हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ लगता है कि कंपनी को या डेवलपर को लगता है कि उसके ऊपर अनफेयर इम्पोजिशन किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, देन द कंपनी या डेवलपर कैन मूव टू एनजीटी अंडर इट्स एपिलेट जुरिडिक्शन। तो एपिलेट जुरिडिक्शन में ये 7 कानून आपको याद रखने हैं प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से। इन 7 कानूनों के अंतर्गत अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई भी डायरेक्शन देती है किसी भी कंपनी या डेवलपर को, एंड इफ द कंपनी इज अनहैप्पी दे कैन अपील टू द एनजीटी। जो 7 एनवायरमेंट लॉ इसके अंदर आते हैं वो तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2 ऐसे कौन से एनवायरमेंट लॉज हैं जो एनजीटी के एपिलेट जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जो सबसे महत्वपूर्ण एनवायरमेंट रिलेटेड कानून है, वो एनजीटी के एपिलेट जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ये इसी कानून की मदद से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की मदद से ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं। उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 ऑल्सो डज नॉट कम अंडर एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ एनजीटी। एक बात आपको प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से और याद रखनी है कि द डिसीजंस ऑफ एनजीटी कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है एनजीटी के फैसले के खिलाफ। एनजीटी के जुरिडिक्शन की हम बात कर रहे थे। ओरिजिनल जुरिडिक्शन हमने देखा सिविल मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट डिस्प्यूट। एपिलेट जुरिडिक्शन में 7 कानून हमने देखे। उसके अलावा देयर आर सम सुओ मोटो जुरिडिक्शन ऑल्सो, जहाँ पे एनजीटी को लगता है कि कोई मामला एनवायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशू है तो एनजीटी खुद ही वो मैटर पे सुनवाई कर सकती है विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन टू फाइल अ पिटीशन। नाउ वी विल कम टू द करंट न्यूज। वी हैव अंडरस्टूड इनफ अबाउट एनजीटी। सी, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है द इंडियन एक्सप्रेस में। इस रिपोर्ट में पिछले 5 सालों में एनजीटी ने जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं 2020 के बाद से, जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं उनको स्टडी करके देखा गया है कि लगभग 80% मामलों में एनजीटी हैज डिलीवर्ड इट्स जजमेंट इन फेवर ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपर। ज्यादातर मामले जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट, पोर्ट, हाईवे, थर्मल पावर प्लांट्स, इन सारे मामलों में इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है एनजीटी ने। 4 आउट ऑफ 5 केसेस में ऐसा हुआ है, 80% केसेस में ऐसा हुआ है। इसी कारण से जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं एनजीटी को कि एनजीटी का जो इन्वायरमेंटल सेफगार्ड अप्रोच है वो वीकन हो रहा है। इट इज गिविंग मोर एंड मोर क्लियरेंसेस। तो एक वर्ड आप इस कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हैं कि देयर इज एन असिमेट्री बीइंग विटनेस्ड इन अप्रोच ऑफ एनजीटी। एनजीटी से उम्मीद रहती है कि वो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के रखे। जब इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस होता है तभी हम कहते हैं कि देश के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस करें तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से। व्हेन वी बैलेंस द बोथ इन अ सिमेट्रिकल मैनर, सिमेट्री में हम अगर इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को रखें देन इट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को सिनोनिमसली यूज कर रहे हैं। वैसे यू नो दैट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू एज वेल। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि these days NGT is showing asymmetry in its approach and giving more and more importance to economy at the cost of environment. And that is why the goal of sustainable development is getting compromised. 4 फैसले जो हैं वो फेवर में आ रहे हैं डेवलपर के। ज्यादातर फैसले जो हैं वो इकोनॉमी के फेवर में है, इकोनॉमिक ग्रोथ के फेवर में है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट countervailing duty on Indian solar goods by America. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझेंगे क्या होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। इस इमेज की मदद से समझ लेते हैं, बाद में वर्ड्स पढ़ लेंगे। मान लीजिए कि चाइना के अंदर कोई एक गुड्स प्रोड्यूस होता है जैसे कि स्टील। अब चाइना की सरकार अपने स्टील प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे रही है 20 रुपीज पर केजी।
ताकि वो स्टील प्रोड्यूसर्स अपना स्टील भारत में सस्ते दामों पे बेच पाए। स्टील बनाने का खर्च है मान लीजिए चाइना में 100 रुपए का, लेकिन चाइना की सरकार 20 रुपए सब्सिडी दे रही है स्टील प्रोड्यूसर्स को, ताकि भारत में वही स्टील 80 रुपए में बिक पाए। इससे होगा क्या कि भारत के अंदर चाइनीज स्टील चीपर रेट पे अवेलेबल होंगे, तो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो मार्केट लूज करेंगे। दे वॉन्ट बी एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन सिंस चाइनाज प्रोडक्ट इज सब्सिडाइज्ड। फिर इंडियन स्टील प्रोड्यूसर जब मार्केट लूज करेंगे, धीरे धीरे उनके बिजनेसेस बंद होने लगेंगे, तो बाद में हो सकता है कि चाइना की सरकार अपना ये सब्सिडी विड्रॉ कर ले और चाइनीज कंपनी ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करते रहें भारत में, और भारत के लोकल स्टील मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। तो इसमें बात सरल है कि कोई भी दूसरा देश अपने यहाँ के प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे करके उसके एक्सपोर्ट को चीप करा सकता है, जिससे जो इंपोर्टिंग कंट्री है जिसमें वो सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उस इंपोर्टिंग कंट्री के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो कभी कभार कस्टम ड्यूटी के ऊपर से एक एडिशनल ड्यूटी लगाते हैं। उस ड्यूटी को कहा जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड व्हेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट, जैसे हमारे एग्जांपल में चाइना है, गिव्स सब्सिडीज टू इट्स कंपनीज अलाउइंग देम टू सेल गुड्स चीपली इन अनदर कंट्री। तो जिस देश में इंपोर्ट हो रहा है वो देश की सरकार काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकती है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द बेनिफिट ऑफ अनफेयर गवर्नमेंट सब्सिडी गिवन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। काउंटर वेलिंग ड्यूटी को अप्लाई करना इज अलाउड एज पर WTO एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। दिस इज अलाउड। अब जब काउंटरवेलिंग ड्यूटी हमने समझ लिया, तो इसी से मिलता जुलता एक और ड्यूटी है, उसको भी समझ लेते हैं, वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसा ही है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक फॉरेन कंपनी अपना प्रोडक्ट दूसरे देश में बहुत सस्ते दामों पे बेच रहा है, इवन at a rate lower than the rate at which it is selling its product in domestic market। सरल भाषा में कहें, एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि स्टील बनाने वाली कंपनी है, चाइना में वो स्टील बेच रही है 70 रुपए किलो, लेकिन वही स्टील भारत में वो बेच रही है 40 रुपए किलो। अपने डोमेस्टिक मार्केट में 70 रुपए किलो और भारत में 40 रुपए किलो। तो इसके पीछे का कारण साफ है, वो चाहता है कि भारत के अंदर पहले वो मार्केट कैप्चर करे, इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स को हार्म करे, उनके बिजनेसेस को बंद कराए, ताकि बाद में जब पूरा मार्केट कैप्चर कर लें तो हम मोनोपोलाइज करने के बाद ज़्यादा बेनिफिट ग्रैब कर पाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कभी कभार सरकारें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती हैं। ये जो एक्टिविटी है जिसमें अपने लोकल मार्केट में जो प्राइस है उससे सस्ता कर दिया एक्सपोर्ट मार्केट में, इस एक्टिविटी को कहा जाता है डंपिंग। और डंपिंग से बचने के लिए जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है ओवर एंड अबोव द बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, जिसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में सिंपल सा अंतर ये है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब दी जाती है जब एक्सपोर्टिंग कंट्री की सरकार सब्सिडी दे रही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब एक्सपोर्टिंग कंट्री की सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है, यहां पे सरकार गेम में नहीं है, बट यहां पे जो कंपनी है वही जानबूझ करके अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके बेच रही है इन द फॉरेन मार्केट इन ऑर्डर टू कैप्चर द मार्केट ऑफ द फॉरेन कंट्री। तो दोनों में बस सब्सिडी का अंतर है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज अप्लाइड by the importing country in order to counter the impact of subsidy given by the exporting country. Anti-dumping duty is applied in order to counter the impact of dumping done by exporting company। यहाँ पे सब्सिडी नहीं है, बट फिर भी अगर डंपिंग कर रहा है, जानबूझ करके अपना प्रोडक्ट सस्ता कर रहा है, तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जा सकता है। अब करंट न्यूज सिंपल है, अमेरिका ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगभग 126% का लगाने का फैसला किया है ऑन सोलर प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका।
भारत से जो सोलर प्रोडक्ट्स जाते हैं अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत सरकार उस पे अनड्यूज सब्सिडी देती है और इस कारण से हम उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे 126% का। तो दिस काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑफ 126% इज ओवर एंड अबव द कस्टम्स ड्यूटी दैट इज ऑलरेडी बीइंग इम्पोज्ड। भारत सरकार कुछ इनिशिएटिव्स लेकर के जरूर आई है देश के अंदर सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंतर्गत हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा इंसेंटिव देती है सरकार इफ दे इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। तो इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स लाई जरूर है भारत सरकार, जहां पे डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन अमेरिका का ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाना और भारत के ऊपर एलिगेशन लगाना कि हम जानबूझ करके सब्सिडी दे रहे हैं ताकि अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो, ये थोड़ा अनफेयर एलिगेशन है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ट्रेनिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एआई, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप्स जो होते हैं उनको दो मोटे मोटे एरियाज में डिवाइड किया जा सकता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में हमने कुछ दिनों पहले देखा था, दे आर टास्क स्पेसिफिक एआई सिस्टम। जैसे चैटबॉट जो होता है, किसी के वेबसाइट पे आप चलेगा तो वहाँ चैटबॉट है, तो ये एग्जांपल हुआ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का, जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं और वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। जबकि आजकल दौर है एलएलएम का इन द एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन एआई। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। दे कैन जनरेट ह्यूमन लाइक कंटेंट। आप उससे बातचीत कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हैं आप। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एग्जांपल हो सकता है चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक। दे आर कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बिकॉज दे आर ट्रेन्ड ऑन लार्ज या मैसिव डेटा सेट। कई सारी किताबें, वेबसाइट, आर्टिकल, सबसे वो सीख करके उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है इन ऑर्डर टू जनरेट देयर रिस्पॉन्सेस। So they have billions or even trillions of parameters. देखिए, parameter of any LLM AI model indicates its capacity to deal with complex issues. जितना डीपर पैरामीटर या जितना हाइयर पैरामीटर होगा किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, उतना ज्यादा वो किसी भी कॉम्प्लेक्स मैटर पे बात कर सकता है। तो पैरामीटर्स का मामला है, और पैरामीटर्स किसी भी एआई का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई का डिपेंड करेगा उसकी ट्रेनिंग कितनी हुई है, उसके पास कितने डाइवर्स डेटा सेट दिए गए हैं, उसके बेसिस पे उसके पैरामीटर्स डिफाइन होंगे। और जितना ज़्यादा पैरामीटर होगा उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ पाएगा और कॉम्प्लेक्स मैटर्स पे भी अपना रिस्पॉन्स दे पाएगा। भारत में भी जो एआई समिट हुई है उसमें बेंगलोर बेस्ड कंपनी सर्वम एआई का नाम खूब सामने आया है। इसने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एआई के डेवलप किए हैं। एक में 35 बिलियन पैरामीटर्स हैं, दूसरे में 105 बिलियन पैरामीटर्स हैं। तो बेसिकली जैसे ओपन एआई ने चैट जीपीटी डेवलप किया है, चैट जीपीटी इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल और कंपनी का नाम है ओपन एआई। वैसे ही हमारे देश में जो एआई कंपनी है सर्वम एआई, वो अलग अलग तरीके के मॉडल्स डेवलप कर रही है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल विथ 35 बिलियन पैरामीटर, 105 बिलियन पैरामीटर। जितने ज़्यादा बिलियन पैरामीटर्स हैं मतलब उसकी उतनी डीप ट्रेनिंग हुई है और उतना वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स में डील कर सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने कोई एआई सिस्टम बना दिया, कोई एआई टूल बना दिया, अब वो एआई टूल को जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे अलग अलग डाइवर्स इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक वो प्री ट्रेन्ड रिस्पॉन्स नहीं डेवलप कर पाएगा। जीपीटी का फुल फॉर्म ही होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड रिस्पॉन्स। तो इसकी ट्रेनिंग हुई है पहले से और तब जाकर के वो जनरेट कर पा रहा है इस तरीके के रिस्पॉन्स। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जैसे सर्वम एआई ने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप किए, ओपन एआई ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया चैट जीपीटी, इन सब की ट्रेनिंग कराई जाती है ऑन लार्ज डेटा सेट।
और जितनी ज़्यादा डायनेमिक या डाइवर्स ट्रेनिंग होगी उनका पैरामीटर उतना ज़्यादा होगा। बड़ा पैरामीटर मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज से डील कर सकता है। तो ट्रेनिंग से पहले जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं दे आर लाइक दिस, बेसिक न्यूरल नेटवर्क, जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। बचपन में जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके ब्रेन के जैसे न्यूरॉन्स हैं, वैसे ही एलएलएम होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है बिफोर ट्रेनिंग। उसका ये न्यूरॉन है बट उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर जैसे बच्चा अलग अलग लोगों की बातें सुनता है, फिर वो लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज लिखना पढ़ना सीखने के बाद वो चीज़ें पढ़ता है, देखता है, सुनता है, समझता है। उससे उसका ज्ञान और बढ़ता है। जब ज्ञान खूब बढ़ जाता है तब जाकर के वो रेस्पॉन्स भी दे पाता है। उससे कोई प्रश्न पूछा जाए, जब बच्चा बड़ा हो गया, 20-25 साल का हो गया, उसके पास थोड़ा ज्ञान हो गया, तो यानी कि अब वो ट्रेन हो चुका है। और अब आप उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो बड़ा लॉजिकल तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको जवाब भी देगा। कितना लॉजिकल जवाब देगा, कितना स्ट्रक्चर्ड जवाब देगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है, यानी कि उसके पास कितना वास्ट डेटा सेट आया है। ऐसा ही कुछ होता है एलएलएम मॉडल्स के साथ। जैसे बच्चा जन्म होता तो उसके न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स तो हैं विच हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, बट अभी उसमें इंफॉर्मेशन है नहीं। वैसे ही एलएलएम मॉडल्स में ट्रेनिंग से पहले उसके ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इसको कहते हैं। हमारे क्या है, बायोलॉजिकल नेचुरल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, और एलएलएम मॉडल्स के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं। अब उसमें डेटा सेट दे दे करके ट्रेनिंग कराई जाती है। जब भरपूर ट्रेनिंग हो गई, जितनी ट्रेनिंग होगी आप समझ जाइए कि उसके पैरामीटर्स उतने ही ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना स्ट्रक्चर्ड वो जवाब दे पाएगा। तो एलएलएम इज ट्रेन्ड ऑन लार्ज डेटा सेट, और जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग होगी पैरामीटर उतना ज़्यादा होगा, उतना बेहतर वो स्ट्रक्चर्ड जवाब दे पाएगा। भारत के अंदर एलएलएम मॉडल तो डेवलप करने वाली कंपनियां आ रही हैं, जैसे सर्वम एआई एंड ऑल, लेकिन एलएलएम जो एआई मॉडल्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने देखा, तब जाकर के वो डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। एलएलएम ट्रेनिंग इन इंडिया इज वेरी चैलेंजिंग। प्रॉब्लम क्या है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग के लिए वी नीड लार्ज क्लस्टर्स ऑफ जीपीयू। उन जीपीयूज को रन करने के लिए मैसिव इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। इन सब के लिए ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसी कारण से भारत के अंदर एआई बेस्ड कंपनियां जो हैं वो अपने एलएलएम मॉडल्स को ट्रेन नहीं कर पा रही हैं। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए मेनली भारत सरकार लेकर के आई है इंडिया एआई मिशन। इंडिया में एआई मिशन के अंतर्गत 36,000 जीपीयूज कमीशन किए जा रहे हैं, जिसके मदद से हमारे देश की एआई कंपनियां अपने एलएलएम एआई को भारत सरकार के जीपीयूज की मदद से ट्रेन कर पाएंगी। जैसे सर्वम एआई रिसीव्ड एक्सेस टू अबाउट 4,096 जीपीयूज फ्रॉम कॉमन कंप्यूट क्लस्टर्स ऑफ इंडिया एआई मिशन, जिसके मदद से उसने ये दो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई टूल्स 35 एंड 100.05 बिलियन पैरामीटर्स का डेवलप किया है। तो जैसे कॉमन सेंटर जैसा हो जाएगा इंडिया एआई मिशन में, जो जीपीयू के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, जिसमें हमारी एआई कंपनियां जाकर के अपने एलएलएम एआई को ट्रेन कर पाएंगी। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग होगा उतना ज़्यादा उनका पैरामीटर होगा, उतना कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे वो अपना रिस्पॉन्स दे पाएंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, challenges in training large language models in India, and evaluate role of India AI mission in prompting indigenous AI development। ये तीनों बातें हमने डिस्कस की हैं, आराम से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्पीकर ऑफ क्यूनेसेट निसेट एक्चुअली, पार्डन मी फॉर माय मिसप्रोनाउंसिएशन, क्यूनेसेट। तो स्पीकर ऑफ द क्यूनेसेट मेडल प्लेन्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। स्पीकर ऑफ द क्यूनेसेट, देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट कर रहे हैं इजराइल, अभी ही इज इन इजराइल ओनली, राइट। तो वहां पे ही हैज एड्रेस्ड इजरायली पार्लियामेंट क्यूनेसेट। इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस करते वक्त ही एक्सप्रेस्ड हिज सपोर्ट फॉर पीस इन गाजा।
ड्यूरिंग हिज एड्रेस ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड स्पीकर ऑफ द क्यूनेसेट मॉडल। आपसे प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। इजराइल का जो कि क्यूनेसेट हैज बीन इन न्यूज, जो इजराइल का पार्लियामेंट है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इजराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है, या क्यूनेसेट किस देश के पार्लियामेंट का नाम है। ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि इजराइल हैज यूनिकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब इट हैज जस्ट वन लेजिस्लेटिव चैम्बर। जैसे भारत बाई कैमरल है, वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, इजराइल में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर देश बाई कैमरल है, अमेरिका भी बाई कैमरल है, यूके भी बाई कैमरल, लेकिन इजराइल इज यूनिकैमरल। उसका एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका नाम है क्यूनेसेट। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चेंज ऑफ नेम ऑफ ए स्टेट, इसका प्रोसेस पे प्रश्न जो आया था, इसमें तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। द ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज रिक्वायर्ड टू चेंज नेम ऑफ द स्टेट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। Abraham Accords normalizing diplomatic ties between Israel and certain Arabic countries, that is true, but it has nothing to do with Syrian civil war. So second statement is wrong. It also aims at promoting economic and technological cooperation in Middle East, that is also correct. But establishing a common currency, that is not goal of Abraham Accords. So correct answer is 1 and 3. HPV से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मेजर कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर HPV इंसेक्शन एंड इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था साउथ में सी राजगोपालाचारी जी ने लीड किया फ्रॉम तिरुचनापल्ली टू वेदारण्यम, ये तो सही बात है। द मूवमेंट वाज पार्ट ऑफ ब्रॉडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट दिस मूवमेंट हैपेंड आफ्टर डांडी मार्च। डांडी मार्च पहले हुआ 1929 में, 1930 में ये साउथ इंडिया में मूवमेंट हुआ, तो इट हैपेंड आफ्टर डांडी मार्च, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।